दोस्तों आखिर किसने सोचा था कि पंजाब में मिठाइयां बेचने वाली मारवाड़ी फैमिली एक ऐसी यूनिवर्सिटी को खोलेगी जहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 40 कंट्री के स्टूडेंट्स आएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, जो कि आज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से 25th रैंक पर आती है। और आज के टाइम पर इस यूनिवर्सिटी में 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं। अब हैरानी की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में लगभग 1800 से ज्यादा स्टूडेंट्स तो फॉरेनर्स हैं। दोस्तों अगर हम LPU के कैंपस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल, मॉल, होटल्स और इन्हीं के जैसे कई फैसिलिटीज हैं जो कि स्टूडेंट्स के बेस पर ही रन की जा रही हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी के एक ही कैंपस के अंदर स्टडी के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और अगर हम LPU के हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेसमेंट की बात करें तो वो लगभग 3 करोड़ रुपए का है। LPU क्लेम करती है कि उनकी यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रेट 90% का है, और जहाँ बाकी यूनिवर्सिटीज को इस मुकाम तक पहुँचने में 60 से 70 सालों का समय लग जाता है, वहीं साल 2005 में रजिस्टर्ड हुई LPU ने इतनी ज्यादा सक्सेस आखिर कैसे हासिल की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। LPU एक ऐसी यूनिक यूनिवर्सिटी जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी स्वीट शॉप से। एक्चुअली दोस्तों बलदेव राज मित्तल, जो कि एक मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करते थे, उन्हें किसी कारण की वजह से राजस्थान से पंजाब शिफ्ट होना पड़ता है। बलदेव राज मित्तल का पुराना पेशा मिठाई बनाने का था और उन्होंने साल 1961 में किसी से 500 रुपए उधार लेकर पंजाब के जालंधर सिटी में लवली स्वीट्स नाम की एक छोटी सी दुकान खोली। और उस वक्त पंजाब के लोगों को इनकी मिठाइयाँ कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। और इसी बीच बलदेव राज ने देखा कि यहाँ के लोग बड़ी बूंदी के लड्डुओं के काफी शौकीन हैं, और अपनी एक नई स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए बड़ी बूंदी की जगह बारीक बूंदी के लड्डू बनाने लगे। और कुछ ही समय के बाद उनकी ये मिठाई जालंधर में बहुत ही फेमस हो गई, क्योंकि पंजाबियों के लिए ये एक यूनिक प्रोडक्ट था। और इसी के साथ बलदेव राज ने एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया कि जहां मार्केट की सभी दुकानें सुबह से शाम तक ही खुला करती थी, वहीं बलदेव राज अपनी दुकान को सिर्फ दिन में 2 घंटे ही खुला करते थे। अब दोस्तों एक तो इनके लड्डू लोगों को काफी पसंद आ रहे थे, और ऊपर से सिर्फ 2 घंटे ही शॉप का खुलना एक तरह से मार्केट में लोगों के बीच क्यूरियोसिटी पैदा करने लगा। और इस तरह की पब्लिसिटी करने का लवली स्वीट्स को खूब फायदा मिला, और बाद में टाइम के साथ साथ ये जालंधर की फेमस मिठाई की दुकान बन जाती है। और इस तरह से बलदेव राज ने कुछ ही एफर्ट्स के साथ मार्केट में अपना बहुत ही बड़ा नाम कमा लिया। और बाद में कुछ ही समय के बाद इन्होंने होलसेल का बिजनेस भी शुरू कर दिया, और बाद में देखते ही देखते पंजाब के कई जिलों में लवली स्वीट्स की ब्रांचेस ओपन हो गई। और अब इन्होंने स्वीट शॉप के साथ साथ बेकरी भी ओपन कर ली थी, जिसमें बिस्किट्स, स्नैक्स और साथ में और भी कई चीजें शामिल थी। लेकिन अब इन दोनों बिजनेसेस को अकेले बलदेव राज को ही मैनेज करना पड़ता था, जो कि उनके लिए अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए इनके 2 बेटे नरेश और रमेश मित्तल अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर अपने पिता के कारोबार को संभालने लगते हैं। और इसी के साथ ही लवली स्वीट्स ने मार्केट में और भी ज्यादा पकड़ बना ली। और बाद में जब काम और भी ज्यादा बढ़ने लग गया तो बलदेव राज अपने सबसे छोटे बेटे अशोक मित्तल को भी इस बिजनेस में शामिल करना चाहते थे। लेकिन अशोक मित्तल चाहते थे कि उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे और अपनी पढ़ाई को पूरा करे। और बाद में जब उन्होंने अपने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली, फिर वो अपना पूरा टाइम अपने पिता के बिजनेस को देने लगे। और लेट 80s में लवली स्वीट्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका था, जिसके बाद अशोक मित्तल ने ये सोचा कि अगर उन्हें और भी आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने और भी कई तरह के बिजनेस को आजमाने की कोशिश की, जैसे हॉस्पिटल्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो इन सभी में फेल हो चुके थे, और कड़ी मेहनत करने के बाद भी इन्हें इन कामों में असफलता ही देखने को मिली। और बाद में उन्होंने देखा कि जालंधर के अंदर ऑटोमोबाइल्स का क्रेज बहुत ही तेजी से इंक्रीज होता नजर आ रहा है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने बजाज की डीलरशिप लेने के लिए वो इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। और इन दिनों बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज लोगों का इंटरव्यू खुद ही लिया करते थे, ताकि बजाज कंपनी की डीलरशिप सही हाथों में जाए। लेकिन इंटरव्यू के दौरान ही जब उन्हें अशोक मित्तल के मेन बिजनेस का पता चलता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बजाज का बिजनेस इतना भी बुरा नहीं चल रहा है जो हम इसकी डीलरशिप एक हलवाई के हाथों सौंप दें। अब ये कमेंट अशोक मित्तल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अशोक मित्तल ने ये सोचा कि मैं कैसे भी करके बजाज कंपनी की डीलरशिप लेकर ही रहूंगा। और बाद में उन्होंने राहुल बजाज के साथ और भी कई सारी मीटिंग्स की। और ऐसे में अशोक के पैशन और कॉन्फिडेंस को देखते हुए बजाज कंपनी के ऑनर राहुल बजाज मान ही गए, और साल 1991 में उन्हें बजाज कंपनी की डीलरशिप मिल गई। और बाद में इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अशोक मित्तल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और ये सब देखते हुए लोगों ने अशोक मित्तल को और उनके परिवार को ये कहने लगे कि अब मिठाइयाँ बेचने वाले अब गाड़ी बेचा करेंगे। लेकिन अशोक मित्तल अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखते हैं, और 1996 के आते आते ये अपने बिजनेस में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कि इन्हें बजाज के साथ साथ मारुति सुजुकी की डीलरशिप भी मिल जाती है। और कुछ ही समय में ये पंजाब के नंबर 1 ऑटोमोबाइल डीलर बन जाते हैं।
हैं। इनका स्वीट्स और स्नैक्स का बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल की डीलरशिप ने भी धूम मचा रखी थी। ऐसे में इन्होंने फिर से ये सोचा कि क्यों ना अब एक और नए सेक्टर में एंट्री ली जाए, और उन्होंने एनवायरनमेंट को स्कैन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने देखा कि पंजाब में यूनिवर्सिटीज तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी प्रोफेशनली रन नहीं करते। इसलिए 1999 में इन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां शुरुआती दिनों में ये स्टूडेंट्स को सिर्फ 4 कोर्स ही ऑफर किया करते थे। अब इन्होंने इंस्टीट्यूट तो ओपन कर दिया, लेकिन इनके इंस्टीट्यूट में एक भी स्टूडेंट नहीं था। इसके लिए अशोक मित्तल ने कई सारे एडवर्टीजमेंट और कैंपेन भी रन किए, और साथ में ही स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश की। और इन्होंने अपने इस काम में हर एक एफर्ट डाले जितना वो कर सकते थे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और फिर से लोग उन्हें ताने देने लगे कि मिठाइयाँ बेचने वाले अब डिग्रियां बांटेंगे। सोसाइटी में इस तरह की कई बातें होने लगी जो कि मित्तल परिवार को बहुत ही सता रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी से ये बात अच्छे से सीख ली थी कि कभी हार नहीं माननी। और बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनका ये इंस्टीट्यूट पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर काम कर रहा है, इसीलिए उन्हें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। इसलिए अशोक मित्तल ने सोचा कि उन्हें सबसे पहले इंस्टीट्यूट को पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अलग करके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करवाना होगा, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग काम करने की आजादी पा सकें। लेकिन दोस्तों, ये काम करना इतना भी आसान नहीं था। इस काम के लिए उन्हें अप्रूवल मिलना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस समय पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह थे, जिन्हें मनाने में काफी समय लगा, और बाद में बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, और उन्होंने इस काम के लिए अशोक मित्तल को परमिशन दे दी। और इस तरह से साल 2005 में LPU एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रजिस्टर हो गया था, और साथ ही इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बदलकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और आज के समय में यहाँ 30,000 से भी ज्यादा के स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर अपनी एजुकेशन लेने के लिए लगभग 40 कंट्री से भी ज्यादा के स्टूडेंट्स आते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भले ही पंजाब में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ के 70% स्टूडेंट्स पंजाब के बाहर से हैं। और आज LPU का हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 3 करोड़ रुपए पर एनम है, और वही अगर हम इसके हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो वो 64 लाख पर एनम है। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज है जो कि LPU के सफलता का अहम रोल निभाती है, और वो है LPU का फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन। एक्चुअली दोस्तों, LPU आज 200 से भी ज्यादा फॉरेन सिटीज के साथ कोलैबोरेट करती है, जो कि ग्लोबल एकेडमिक और नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ एक ही कैंपस में मॉडर्न लैब, स्मार्ट क्लासेस, देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक के यूनिवर्सिटी का खुद का होटल भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब दोस्तों, ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हीरो होंडा कंपनी क्यों अलग हो गई थी? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।